आज मैं क्वार्टरली री इशू पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखो, आज का टॉपिक है क्वार्टरली री इशू। री इशू टॉपिक तो है, उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि री इशू जो होता है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है, जो भी शेयर जब्त किया गया है उसको फिर से बेचा जाना, दैट इज री इशू। तो जितना शेयर जब्त किया, अगर सबके सब शेयर को फिर से बेच दे रहा हो, दैट इज फुली री इशू। दूसरा कि जितना शेयर जब्त किया उसमें से कुछ शेयर बेच रहे हो, सब के सब नहीं बेच रहे हो, दैट इज पार्टली री इशू। तो अभी तक जो भी लेक्चर आया है री इशू का, 2-3 लेक्चर जो भी बना अभी तक, वो सब फुली री इशू से रिलेटेड था। आज देखो, जो आज का लेक्चर होने जा रहा है वो पार्टली री इशू से है। मेरा लिखा हुआ देखो टॉपिक में यहां पर पार्टली री इशू। इस टॉपिक पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो, पार्टली री इशू, ठीक है ना। प्रॉब्लम देखो, पूरे री इशू को समझाने के लिए जो प्रॉब्लम मैं यहां लिया हूं वही प्रॉब्लम यहां पड़ा हुआ है अभी भी। मैं बोला था कि री इशू को समझने के लिए फॉरफीचर की एंट्री को जान लेना होगा, उसमें अमाउंट क्या है वो समझ लेना होगा, तो बात को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देखो वही पड़ा हुआ है कि 15,000 शेयर इशू किया गया है, 10 का शेयर 10 में इशू किया जा रहा है। एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड एंड फाइनल 3। अलॉटमेंट में 5,000 शेयर पर फेल्ड हो गया है और उसको फॉरबिड भी किया गया है आफ्टर फर्स्ट कॉल, फॉरफिट कर लिया जा रहा है। एंड री इशूड, ठीक है। अब री इशूड यहां पर जो होना है, ये पूरा 5,000 शेयर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब जो री इशूड होगा वो कम होगा। देखना, अगर मान लो हम लोग यहां पर जैसे लिखा हुआ है, फेल्ड ऑन 5,000 शेयर्स एंड फॉरफिटेड इट आफ्टर फर्स्ट कॉल एंड री इशूड ओनली 3,000 शेयर्स एट रुपीज। अब रुपीज मैं अभी यहां पर नहीं डाला हूं, देखो रुपीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब पूरे 5,000 शेयर आउट ऑफ 5,000 शेयर्स ओनली 3,000 शेयर्स, ठीक है, री इशू हो रहा है। 5,000 में से केवल हम लोग 3,000 शेयर को री इशू करेंगे। किस प्राइस पर इशू करेंगे, उस प्राइस पर आएंगे। मैं बोला था कि री इशू का प्रॉब्लम समझने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस। जब तक प्राइस को कंपेयर नहीं कर पाओगे तब तक ये नहीं समझ पाओगे कि मामला एट पार का है कि एट प्रीमियम का है कि एट डिस्काउंट का है, ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। इशू प्राइस और री इशू प्राइस क्या होगा, ठीक है, ये दोनों को जब कंपेयर कर पाओगे कि इशू प्राइस क्या है और री इशू प्राइस क्या है, तो री इशू प्राइस तो ठीक है यहां दिया रहेगा, लेकिन इशू प्राइस 2 जगह से लिया जाता है। बार बार बोल रहे हैं कि एक तो ऑरिजिनल रेट जो यहां दिया हुआ है 10, इसको कब लिया जाएगा। दूसरा, यहां फॉरफीचर में जो कैपिटल जिस रेट से डेबिट हुआ है, इसको कब लिया जाएगा। ये बार बार मैं इसके पहले के लेक्चर में समझा दिया हूं। प्रॉब्लम सेम है, इसलिए इसके पहले वाले लेक्चर को देखना है, वहां की पूरी बात को समझना है, तब इस लेक्चर में आओगे पूरी बात समझोगे। मैं बार बार बोलता हूं सीक्वेंस में वीडियो को देखा करो, तब पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इशू प्राइस एंड री इशू प्राइस दोनों को कंपेयर करने से पता चलता है कि मामला एट पार का है, एट डिस्काउंट का है या एट प्रीमियम का है, ठीक है ना। तो मैं बोला था कि जब यहां पर रेट दे दे और फुली पेड अप लिख दे, तो देखो जो ओरिजिनल प्राइस यहां पर इशू करने का है उससे कंपेयर किया जाता है इस रेट को, जो रेट यहां दिया रहता है। लेकिन जब फुली पेड अप यहां नहीं लिखा रहे, तो मैं बोला कि फॉरफीचर में कैपिटल को जिस रेट से यहां डेबिट किए हो, फॉरफीचर में कैपिटल जिस रेट से डेबिट हुआ है, इस रेट से कंपेयर किया जाएगा, इसको इशू प्राइस माना जाएगा। यानी 7 रुपए को इशू प्राइस माना जाएगा जब यहां फुली पेड अप नहीं लिखा रहेगा तब। तो ये मामला मैं समझा दिया हूं, देखना यार, ठीक है ना। अब चलो, हम लोग यहां पर 3,000 शेयर्स को इशू कर रहे हैं। अगर एट पार पर इशू करना हो तो कितना का शेयर कितना में इशू करेंगे। अब बताओ, यहां पर मैं फुली पेड अप नहीं लिखा हूं, तो इशू प्राइस कहां से लेगा, फॉरफीचर में यहां कैपिटल को जिस रेट से डेबिट किए हो उससे। यानी 7 रुपया हमारा इशू प्राइस है, ठीक है ना। तो 7 रुपया का शेयर को अगर 7 में ही बेच रहे हो तो एट पार कहलाएगा, ठीक है। अगर 7 का शेयर को 8 में बेच रहे हो
तब प्रीमियम कहलाएगा। 7 के शेयर को अगर 6 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कहलाएगा। अब हम लोग को एंट्री और अमाउंट कैसे भेजे ये समझना है। तो एंट्री जो इसके पहले समझे हो रीइश्यू का, एंट्री वही होता है मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। मैं बार बार समझा रहा हूं कि री इश्यू में एंट्री मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 होता है। सेकेंड एंट्री जो होता है वो किस लिए होता है? शेयर फॉरफीचर को बंद करने के लिए। मैं बोला हूं कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट एनी हाउ क्लोज हो जाना चाहिए टू ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर री इश्यू की एंट्री ले लेते हो तब फॉरफीचर को एनी हाउ बंद करना होता है। और बार बार मैं समझा रहा हूं कि री इश्यू का एंट्री फाइनल एंट्री होता है, अंत में ये एंट्री किया जाता है। चलो मैं आता हूं देखो इस प्रॉब्लम पर कि इसमें अब जर्नल तो वही होना है। अगर इसके पहले की वीडियो देखे हो और वहां की जर्नल समझ गए हो तो जर्नल वही होने वाला है देखो रीइश्यू के लिए। बट अमाउंट कैसे भेजें अगर पार्टली रीइश्यू का मामला है तो। तब 5000 शेयर्स में से केवल 2000 शेयर को ही रीइश्यू कर रहे हो, पार्टली रीइश्यू हो रहा है। सॉरी 3000 शेयर को रीइश्यू कर रहे हो, देखो यहां पर लिखा हुआ है 3000 शेयर्स। टोटल यहां पर जब्त किया हुआ शेयर 5000 है, जबकि हम लोग 3000 शेयर को ही पुनः बेच रहे हैं। चलो अगर एट पार पर बेच रहे हो ये मामला अगर है तो जर्नल यहां का क्या होगा देखो। अगर मामला एट पार का है तो मैं बोला था कि जब बेच रहे हो तो पैसा आना है अपने पास, बैंक को डेबिट करोगे। पहला एंट्री जो होता है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि 3000 ही शेयर बेच रहे हो, 3000 ही, इसके पहले वाला में पूरा 5 का 5000 बेच दिए थे। तो जब 3000 ही शेयर बेच रहे हो तो 3000 इंटू 7 21,000 रुपया से बैंक बैलेंस बढ़ेगा और 21,000 रुपया से कैपिटल तुम्हारा फिर से बढ़ गया। देखो जब फॉरफीचर किया था तो कैपिटल को घटा दिया था डेबिट करके, देखना यहां पर, लेकिन जैसे ही फिर से इस शेयर को बेच दिया कैपिटल फिर से बढ़ गया। हालांकि घटाए तो 35,000 से कैपिटल को हो, बढ़ा 21,000 रहे हो। क्यों? क्योंकि पार्टली रीइश्यू का मामला है। अरे भाई घटाए हो कैपिटल 5000 शेयर के लिए ना जी, फॉरफीचर तक की हो 5000 शेयर को, तो अब 5000 शेयर थोड़े भी बेच रहे हो, अभी केवल 3000 शेयर बेच रहे हो, 2000 बाद में बेचेगा कंपनी, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो चलो 3000 शेयर के लिए देखो हम लोग पहला एंट्री तो कर दिए। सेकेंड एंट्री इसका होगा या नहीं होगा? सेकेंड एंट्री एट पार के केस में और एट प्रीमियम के केस में दोनों में होता है सेकेंड एंट्री। और सेकेंड एंट्री किस चीज का होता है? शेयर फॉरफीचर को बंद करने के नाम पर होता है। शेयर फॉरफीचर को बंद करना है। कहां भेजकर बंद करोगे? कैपिटल रिजर्व में। क्यों कैपिटल रिजर्व में? क्योंकि शेयर फॉरफीचर कैपिटल नेचर का इनकम है। अब शेयर फॉरफीचर यहां हमारा क्रेडिट में पड़ा हुआ है, देखो, तो बंद करने के लिए डेबिट तो करेंगे हम लोग। तो यहां पर आ गया शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब देखो मजेदार बात क्या है यहां पर, मैं बोला था एकदम जो पहला वीडियो रीइश्यू का बना है, संभवतः 17 नंबर वीडियो देखना, ठीक है, 17-18 जो भी बना हुआ है उसमें जाकर लिखा हुआ है कि ये जो फॉरफीचर को एनी हाउ क्लोज करना है तो कितना क्लोज करना है। शेयर फॉरफीचर तो हमारे पास 10,000 है। तो मैं बोला था कि अगर फुली रीइश्यू का केस रहेगा तो ये फुली बंद होगा, और जब पार्टली रीइश्यू का केस रहेगा तो पार्टली बंद होगा, पूरा बंद नहीं हो जाएगा। तो इसके पहले वाला में जो भी 2 वीडियो बना हुआ है वो फुली का केस था, तो उसमें फुली फॉरफीचर को हम लोग बंद किए थे, पूरा 10,000 को बंद कर दिए थे। यहां हमारा पार्टली का केस है, फुली का नहीं। तो बंद तो होगा लेकिन पूरा 10,000 बंद नहीं होगा, पूरा 10,000 बंद नहीं होगा। तो फिर बंद होगा कितना, ये कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए छोटा सा वर्किंग कर लिया करना। देखो कि टोटल फॉरफीचर जो हम लोग के पास है, छोटा सा एक वर्किंग कर लेना, देखना टोटल फॉरफीचर मनी, ठीक है, 5000 शेयर पर
₹2 की रेट से 10,000 है। ये 10,000 है, देखो 5,000 शेयर के लिए 10,000 है। 5,000 शेयर ना जब्त किए हो जी, और ₹2 की रेट से एप्लीकेशन वाला पैसा मिल गया था, वही जब्त हुआ है। अलॉटमेंट में तो फेल हो गया है। तब 5,000 शेयर के लिए ₹10,000 है, ठीक है। तब फॉर फ्यूचर मनी, सो या इसलिए कर दो फॉर फ्यूचर मनी फॉर 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना पड़ेगा, देखो ठीक है ना। जब 5,000 शेयर के लिए 10,000 आया हुआ है, तब फिर 3,000 शेयर के लिए फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा, ये जानना हम लोगों को कि 3,000 के लिए फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा, ये जान लेना है, रखना, ठीक है ना। 3,000 के लिए फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा, ये जानना है। तो देखो दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। एक तो फॉरफीचर का रेट यहां पर क्लियर है, देखो क्लियर है ना, ₹2 रेट है फॉरफीचर का। 5,000 शेयर पर ₹2 के रेट से 10,000 आया था, तो रेट तो ₹2 क्लियर है। तो जब 5,000 इंटू 2 10,000 यहां पर आया है, तो फिर 3,000 इंटू 2 कर दे, ठीक है, तो ये ₹6,000 आ जाएगा। 3,000 के लिए 6,000 ये आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है देखो कि 5,000 शेयर के पर फॉरफीचर का अमाउंट है 10,000। 5,000 शेयर के लिए फॉरफीचर का अमाउंट 10,000, तो 3,000 के लिए फॉरफीचर का अमाउंट व्हाट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाई 5,000 ये करोगे, तब भी तुम्हारा यहां पर आएगा ₹6,000, 6,000 ये आ जाएगा, ₹6,000, ठीक है ना। टोटल फॉरफीचर यानी फॉरफीचर फॉर 5,000 शेयर्स इज इक्वल टू हमारा 10,000 है। तब फॉरफीचर का अमाउंट फॉर इशूड शेयर इज इक्वल टू व्हाट, ये जानना होगा कि जितना शेयर आप री इशू कर रहे हो, 3,000 री इशू कर रहे हो, तो 3,000 के लिए फॉरफीचर का अमाउंट कितना होगा, यानी री इशूड शेयर के लिए फॉरफीचर का अमाउंट कितना होगा। फॉरफीचर का अमाउंट जितना होगा री इशूड के लिए, उतना ही बंद किया जाएगा, पूरा नहीं। इसलिए बोला गया था कि फुली री इशूड में फुली बंद किया जाता है फॉरफीचर का अमाउंट को, अब पार्टली में पार्टली बंद किया जाता है। तब कैलकुलेशन करके वो देख लेंगे हम लोग, यहां पर कैलकुलेशन करके ₹6,000 आ रहा है, तो ये ₹6,000 से हम लोग इसको बंद कर देंगे, यहां पर ये बंद कर दिए, ठीक है। अब ₹4,000 से फॉरफीचर देखो यहां बचा हुआ है बैलेंस, तो ये फॉरफीचर बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटी साइड में जाकर कैपिटल हेड में वहां जाके देखना है, दिखेगा वो, ठीक है ना। फॉरफीचर का जो बैलेंस 4,000 बच गया वो बैलेंस शीट में चला जाएगा फिलहाल। बाद में जो बचा हुआ 2,000 शेयर है, 5,000 में से तो 3,000 यहां बेचिए दिए, अभी बच रहा 2,000। अब वो 2,000 शेयर जिस समय रीइश्यू करेंगे, उस समय यहां का बचा हुआ फॉरफीचर का अमाउंट ₹4,000, चूंकि 10,000 में से 6,000 बंद किए हो, तो फॉरफीचर का बैलेंस अभी 4,000 बचा हुआ है। तो जब 2,000 बचा हुआ शेयर री इशूड कर देंगे, तो ये बचे हुए ₹4,000 का अमाउंट जो यहां पर बचा हुआ है, उसको बंद करने की बात हम लोग सोचेंगे, ठीक है। उस समय बंद होगा, अभी नहीं। अगर अभी पूरा का पूरा बंद कर देते हो, तो देखो समस्या और कहां खड़ा हो सकता है। अगर मान लो पूरा ₹10,000 भी बंद कर दे, जो कि होता नहीं है, ठीक है, तो अगर पूरा 10,000 यहां बंद कर देते हो, एक पैसा भी बचा कर ले रखते हो फॉरफीचर के नाम पर, तो तुम्हारे पास अभी 2,000 शेयर तो बचा हुआ है जिसको बेचे नहीं हो। पूरे 5,000 में से केवल 3,000 ही इशू की हो, 2,000 तो बचा हुआ है। अगर वो 2,000 शेयर को इन फ्यूचर डिस्काउंट पर बेचना पड़ गया, डिस्काउंट पर, तब बताओ डिस्काउंट रूपी लॉस को किससे बंद करोगे। अभी तो मैं समझाया था डिस्काउंट के केस किसके पहले वाले वीडियो में, बहुत बढ़िया से समझाया हूं, पूरा वीडियो मेरा उसी पर चला गया, डिस्काउंट पर, लेक्चर नंबर 19, ठीक है, कि डिस्काउंट को एनी हाउ फॉरफीचर से बंद किया जाता है, और फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकते हो। तो अगर सारा 10,000 का फॉरफीचर यही बंद कर देगा, बचा हुआ ये 2,000 जो यहां पर बच गया है शेयर अभी, इसके लिए फॉरफीचर बचा कर नहीं रखेगा, और कहीं वो बचा हुआ 2,000 का शेयर बाद में डिस्काउंट पर इशू करना पड़ जाए,
तो उस डिस्काउंट को कहां से बंद करेगा, किससे बंद करेगा? तो उस 2000 वाले के लिए भी बचा कर रखना पड़ता है फॉरफीचर का अमाउंट, और वही फॉरफीचर का अमाउंट यहां बचाया हुआ है। केवल 3000 शेयर पर जो फॉरफीचर का हिस्सा बन रहा था उसी को यहां बंद किया गया। तो पाटली की कहानी है ये देखना, पाटली में पाटली फॉरफीचर बंद किया जाता है, और क्यों बंद किया जाता है इसके पीछे की लॉजिक भी अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलो, अब तो ये पता चल गया कि री इशूड के अगेंस्ट में हमको जो फॉरफीचर का अमाउंट बंद करना है वो अमाउंट हमको 6000 बंद करना है। ये तो निकाल कर बैठ गया, ये निकालना पड़ेगा कि री इशूड के लिए फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा, जो होगा वही बंद करना है। तो एट पार की एंट्री में समझा दिया, अगर 7 का 7 में बेच रहा हो तो ये जी चला गया। अब मैं आ रहा हूं देखो एट प्रीमियम में। अगर एट प्रीमियम का मामला हो, ये मामला अगर हो प्रीमियम वाला, ठीक है ना, प्रीमियम का अगर मामला है मान लो, तो पहला एंट्री जो होगा वो कितना से होगा? देखो अमाउंट कैसे लिया जाएगा ये समझो। मैं बोला था कि फुली रीइश्यूड का केस हो या पार्टली का केस हो, एंट्री नहीं बदलता है, उसका अमाउंट केवल बदलता है, देखना। ठीक है ना, अमाउंट बदलेगा। अब देखो एट पार के केस में 2 एंट्री तो हो गया, एट प्रीमियम के केस में भी 2 एंट्री होगा, लेकिन डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट वाली टॉपिक इसके पहले वाला वीडियो में देख लेना, डिस्काउंट के केस में एक एंट्री भी हो सकता है, दूसरा की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि दूसरा तो केवल फॉरफीचर को बंद करने के लिए किया जाता है जी। तो फॉरफीचर का बैलेंस बचेगा तभी ना उसको बंद करेंगे हम लोग, बैलेंस से नहीं बचेगा तो बंद कैसे करेगा? अगर डिस्काउंट को सेट ऑफ करने में फॉरफीचर का अमाउंट पूरा समाप्त हो गया, बैलेंस से नहीं बचा, तो दूसरा एंट्री तो हो भी नहीं करेगा, एक एंट्री होगा केवल। इसलिए मैं बोला था कि कम से कम एक एंट्री, अधिक से अधिक 2 एंट्री, ये होता है। ठीक है ना? तो चलो प्रीमियम के केस में भी 2 एंट्री होने वाला है। देखो अब 7 का शेयर 8 में बेच रहा हूं, 1 रुपया का मुनाफा हो रहा है। इसके लिए देखो पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो अमाउंट क्या आएगा, तो शेयर की संख्या है 3000, एक शेयर को बेच रहे हो 8 रुपया में, तो बैंक में तुम्हारा अमाउंट तो 24000 आएगा, बैलेंस तो 24000 से बढ़ गया। लेकिन कैपिटल जो बढ़ाओगे 3000 शेयर के लिए, किस रेट से, 8 के रेट से या 7 के रेट से? मैं बार बार समझाया हूं कि कैपिटल डेबिट होता है या कैपिटल क्रेडिट होता है ऑरिजिनल रेट पर, यानी फेस वैल्यू पर, एट पार वैल्यू पर। तब फेस वैल्यू तुम्हारा यहां पर 7 रुपया है, 8 रुपया नहीं, तो इंटू 7, तो 21000 रुपया तो चला गया कैपिटल में। बाकी 3000 शेयर पर 1 रुपया का प्रीमियम का रेट है, तो 3000 चला गया प्रीमियम में, तो 21000 और 3000 देखो 24000 क्रेडिट में भी आ गया। ठीक है ना? तो पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। देखो अब बताओ पहला एंट्री में कहीं फॉरफीचर देख रहे हो, कहीं यूज हुआ है? नहीं हुआ, तो पूरा फॉरफीचर का अमाउंट बच गया है। पूरा बच गया मतलब कितना? 6000 रुपया, यानी 3000 शेयर की बात कर रहा हूं मैं, पूरा फॉरफीचर बच गया 6000। तो पूरा 6000 से बंद कर देंगे फॉरफीचर को, बंद करने की एंट्री होना देखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और 6000 हो गया। 2 एंट्री देखो प्रीमियम के केस में, अगर प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया, रीइशू किया गया, तो ये 2 एंट्री हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैं आ रहा हूं देखो डिस्काउंट का केस में। डिस्काउंट में ही ऑप्शन है कि अधिकतम 2 एंट्री और मिनिमम 1 एंट्री। ठीक है ना? और ये मैं समझा चुका हूं, देखना। अब देखो मैं डिस्काउंट वाले में आ रहा हूं समझो। अब डिस्काउंट वाले में देखो समझना, डिस्काउंट वाले को ज्यादा जोरी होता है। देखो डिस्काउंट वाले में अमाउंट को समझना जोरी है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, अब 7 का शेयर 6 में बेच रहे हो, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, उस डिस्काउंट को सेट ऑफ किससे करना है हम लोगों को? फॉरफीचर से। डिस्काउंट में डिस्काउंट को हम लोग नहीं लिखते हैं यहां पर, ठीक है? हालांकि डिस्काउंट जब दे रहे हो तो डिस्काउंट लॉस है, और लॉस तो डेबिट होता है, तो डिस्काउंट यहां डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट की जगह पर क्या लिखा जाता है? शेयर फॉरफीचर। क्यों लिखा जाता है ये मैं समझा चुका हूं, क्यों लिखा जाता है।
तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। देखना हम लोग यहां डिस्काउंट वाला में देखना है, यहां इसमें है, ठीक है ना। अब बैंक में अमाउंट कितना आएगा, 3000 शेयर है, 6 रुपया में बेच रहे हो तो 18,000 रुपया यहां पर आएगा। 3000 शेयर है, 1 रुपया डिस्काउंट दिए हो तो 3000 का डिस्काउंट को सेटअप कर दिए, किससे, फॉरफीचर से। डिस्काउंट को सेटअप कर दिए फॉरफीचर से, और ये मैं बखूबी समझाया हूं लेक्चर नंबर 19 में, दोनों एंट्री करके डिस्काउंट को सेटअप करके वहां समझाया गया है कि कंपाउंड एंट्री क्या निकल कर आ रहा। देखो तो किसी भी बुक्स में कंपाउंड एंट्री यानी डायरेक्ट ये वाला एंट्री दिया रहता है, बट यहां शेयर फॉरफीचर को क्यों डेबिट किया, ठीक है, ये अक्सर देखा गया, उस पर बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं रहता है वहां कि क्यों फॉरफीचर को यहां डेबिट कर रहे हो। फॉरफीचर को डेबिट कर रहे हो मतलब फॉरफीचर जो इनकम है उससे डिस्काउंट वाला लॉस को सेटअप कर दिया गया है, बस यही कहानी यहां पर आया हुआ है। देखो कि डिस्काउंट पर अगर शेयर को बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट को डेबिट नहीं करके उसके जगह पर किसको डेबिट कर देना चाहिए, शेयर फॉरफीचर को। तो अब 18,000 और 3,000 डेबिट में मिलाकर 21,000 क्रेडिट में आ गया। देखो यहां पर ये आ गया। अब सेकेंड एंट्री जो होगा वो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, सारे बच्चे बोलो होगा या नहीं होगा। सेकेंड एंट्री होता किस चीज के लिए है, मैं बार बार बोलता हूं कि सेकेंड एंट्री केवल फॉरफीचर को बंद करने के लिए होता है। फॉरफीचर का बैलेंस बचा हुआ है तो बंद करना है, बचा हुआ है तो देखो हमारा री इशूड शेयर के लिए फॉरफीचर का हिस्सा क्या आया हुआ है, 6,000, ठीक है, 6,000 बंद करना है, लेकिन 6,000 में से कितना बंद कर दिया, यहां पर 3,000 बंद कर दिया, डेबिट कर दिया 3,000, क्योंकि फॉरफीचर देखो जहां भी किए हो क्रेडिट में है, 10,000 क्रेडिट में है पड़ा हुआ, तो बंद हमको 10,000 नहीं करना है, क्योंकि 10,000 तो 5,000 शेयर के लिए है। जितना री इशू हम लोग कर रहे हैं, री इशू तो हम लोग 3,000 कर रहे हैं, तो 3,000 के लिए 6,000 का अमाउंट निकाल कर बैठे हो, यानी बंद हमको 6,000 करना है। अब 6,000 में से देखो पहला एंट्री में कितना बंद हो गया, यहां पर 3,000 बंद हो गया, तो सेकेंड एंट्री में हम लोग कितना से बंद करेंगे इसको, केवल 3,000 से, यही बंद करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया देखो डिस्काउंट का केस, डिस्काउंट केस में एंट्री क्या आएगा, क्लियर हो गया बात। अब देखो अगर यही 7 का शेयर को 6 में नहीं बेचकर, ये 6 में नहीं बेचकर, मान लो इसको हम लोग 6 में नहीं बेचकर इसको हम लोग 5 में बेचते हैं, ठीक है, तब अमाउंट को कैसे भेजा जाता है, अमाउंट का चेंजिंग होना है ना, एंट्री तो यही रहना है। देखो अमाउंट में क्या आ जाता है, ठीक से समझो, हालांकि इसके पहले वाली वीडियो में मैं समझा चुका हूं, फिर भी समझ लो। अब 3,000 शेयर है, 5 में बेच रहे हो मतलब 15,000 रुपया, 3,000 शेयर है, 2 रुपए का डिस्काउंट दिए हो यानी 6,000 रुपया, और मिला के ये हो गया है 21,000 रुपया, ठीक है ना, यही हो गया अमाउंट। अब बताओ फॉरफीचर को बंद करने की एंट्री होता है सेकेंड एंट्री, क्या सेकेंड एंट्री होगा इस प्रॉब्लम में, अगर हम लोग 7 का शेयर 5 में बेच दे रहे हैं तो बताओ ये सेकेंड एंट्री होगा क्या। टोटल फॉरफीचर हमको री इशूड के अगेंस्ट में कितना बंद करना है, 6,000, यहां कितना बंद हो चुका है, 6,000, तो जितना बंद करना था उतना तो पहले एंट्री में बंद हो गया, तो कितना का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास कोई बैलेंस बच रहा है क्या फॉरफीचर का, री इशूड के लिए नहीं बच रहा है, तो फिर ये सेकेंड एंट्री होगा क्या, ये एंट्री होगा, ये एंट्री नहीं होगा, केवल एक एंट्री हुआ, ठीक है। अब अगर तीसरा केस कर दे कि नहीं 7 का शेयर हमको 4 में बेचना है, ऐसा होगा क्या, नहीं हो सकता है। अधिकतम डिस्काउंट कितना दे सकता था इस प्रॉब्लम में, 2 रुपया, इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट नॉट मोर देन दिस, तो फॉरफीचर का रेट 2 रुपया है, तो अधिकतम हम लोग डिस्काउंट 2 ही रुपया दे सकते थे, 2 से ज्यादा नहीं,
ठीक है ना। तो 2 से ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते थे, 7 का शेयर कम से कम 5 में बेच सकते हो। तो अगर 7 का शेयर 5 में बेचे हो तो केवल एक एंट्री हुआ, दूसरा एंट्री हो ही नहीं रहा है, क्योंकि फॉरफीचर पहला ही एंट्री में बंद हो गया, दूसरे एंट्री की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो पार्टली री इशू में क्या कहानी है, यह बात समझ में आ गया कि पार्टली में हम लोग फॉरफीचर को पार्टली बंद करते हैं, फुली में फुली बंद किया जाएगा और पार्टली में पार्टली बंद किया जाएगा। बस इतने ध्यान रखना है। एंट्री वही हो रहा है, एंट्री में परिवर्तन तो नहीं है, एंट्री वही हो रहा है, केवल अमाउंट की हेराफेरी हुआ है। अमाउंट को केवल समझना है, अमाउंट कैसे पुट करें, अमाउंट कैसे भेजे वहां पर। ठीक है, होप कि आप सभी बच्चों को ये पार्टली री इशू का मामला भी समझ में आ गया होगा। तो मैं री इशू पर पूरी बात कर लिया हूं कि फुली री इशूड के केस में एंट्री कैसे किया जाता है, अमाउंट कैसे भेजा जाता है, और पार्टली री इशूड के केस में एंट्री वही हो रहा है, अमाउंट कैसे भेजा जाता है। ठीक है, और इशू प्राइस और री इशू प्राइस के डिफरेंस को कैसे समझा जाता है। इशू प्राइस खास करके कहां से लिया जाता है, री इशू प्राइस तो दिया ही रहेगा, ठीक है, जनरली दिया रहता है, बट इशू प्राइस कहां से लिया जाए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इशू में। री इशू प्राइस कहां से, इशू प्राइस कहां से लिया जाए। तो इशू प्राइस एक ओरिजिनल रेट और दूसरा फॉरफीचर में कैपिटल जिस रेट से यहां डेबिट किए हो वो रेट, ये दोनों में से कौन सा रेट लेकर हम लोग चले। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम के इंफॉर्मेशन पर, इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में जो री इशू यहां लिखा हुआ है उसमें बात क्या लिखा हुआ है। अगर फुली पेड अप यहां लिख दिया है तो मैं बोला ओरिजिनल रेट से कंपेयर कर देना, तब पता चल जाएगा कि मामला एट पार का है कि प्रीमियम का है कि डिस्काउंट का है। और जब यहां फुली पेड अप नहीं लिखेगा तो फिर यहां कैपिटल जिस रेट से डेबिट किए हो उस रेट को इशू प्राइस मान लेना और री इशू प्राइस से कंपेयर कर लेना। ठीक है, इशू प्राइस 7 रुपया मान लेंगे, अब 7 का शेयर 7 में बेचोगे तो एट पार कहलाएगा, 7 का शेयर 7 से ज्यादा में बेचोगे प्रीमियम कहलाएगा, 7 से कम में बेचोगे डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है, पार का केस रहेगा तो पार वाला एंट्री कर देना, प्रीमियम का केस रहेगा प्रीमियम एंट्री कर देना, डिस्काउंट का केस रहेगा तो डिस्काउंट वाली एंट्री कर देना। ठीक है, तो बस यही कहानी था री इशू का। तो अब मेरा री इशू टॉपिक जो है समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो अगला जो भी लेक्चर अब आएगा इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट को लेकर आएगा। तब तक आप लोग विदाउट एनी कट 2 बार 3 बार वीडियो को देखो। फॉरफीचर और री इशू को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे प्रोराटा का काम आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और जल्द मैं मिल रहा हूं आपसे प्रोराटा टॉपिक में। ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।